हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर नीट क्या होता है, नीट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कब से मैं नीट की तैयारी शुरू कर सकता हूँ, मेरा बच्चा 8th क्लास में है, क्या मुझे 9th से तैयारी शुरू करना चाहिए, मेरा बच्चा 11th क्लास में है, क्या मुझे 11th से तैयारी शुरू करनी चाहिए, मैं सर ड्रॉप लेके कैसे नीट की तैयारी कर सकता हूँ, क्या सिलेबस होता है, नीट का एग्जाम देने से मैं कौन कौन से डिग्री कोर्सेज में एडमिशन ले सकता हूँ, कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन आपको नीट के थ्रू होते हैं, नीट के एग्जाम को क्लियर करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर बहुत तरह के सवाल मुझसे अक्सर नीट के बारे में लोग पूछते हैं। इन सब सवालों का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आपके सामने आया हूं। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप यकीन करें आप नीट से रिगार्डिंग टोटल 100% जानकारी गेन कर लेंगे। और ये वीडियो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीट 2024 का भी एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन ये है कि क्या होता है नीट एग्जाम और प्री मेडिकल एग्जाम। देखिए, नीट को ही पहले प्री मेडिकल एग्जाम कहा जाता था। सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा कि नीट का एग्जाम 2016 में स्टार्ट हुआ था। 2016 में नीट एग्जाम 2 बार हुआ था, एक आपको मई में और फिर आपको एक जुलाई में हुआ था। 2 बार नीट का 2016 में एग्जाम हुआ था। 2016 में ही नीट का एग्जाम हुआ था। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं तो सर क्या 2016 के पहले बच्चे एमबीबीएस नहीं करते थे? नहीं, 2016 के पहले भी बच्चे एमबीबीएस करते थे, पर पहले आपको पैटर्न अलग था। पहले होता क्या था कि 2 तरह के एग्जाम होते थे, एक इंडिया लेवल पे जिसको हम लोग एआईपीएमटी बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और एक होता था स्टेट लेवल पे जिसको हम लोग, जो भी स्टेट का होता है, जैसे मान लीजिए सीजी का है तो छत्तीसगढ़ मेडिकल टेस्ट, यूपी का है तो यूपी मेडिकल टेस्ट, या ऐसे यूपीएस, ऐसे कर करके हर स्टेट वाइज आपको एक अलग एग्जाम होता था। अब इसमें होता था क्या क्या कि जो सेंट्रल वाला एग्जाम होता था उससे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में एडमिशन होते थे, और जो स्टेट वाला एग्जाम होता था उसमें स्टेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते थे। पर जैसा कि आपने एक कोटेशन, बहुत फेमस कोटेशन सुना होगा कि वन नेशन वन टेस्ट, तो वही बात यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया गया, वन नेशन एंड वन मेडिकल टेस्ट। तो वन मेडिकल टेस्ट के अंतर्गत हुआ क्या कि सारे एग्जाम्स, क्योंकि 28 स्टेट्स अराउंड हैं जिनमें एग्जाम्स होते थे, उन सबको और एक ऑल इंडिया एग्जाम सबको कंबाइंड करते हुए, इसके अलावा और भी एग्जाम्स होते थे, जैसे नर्सिंग का अलग एग्जाम होता था, वेटनरी का अलग एग्जाम होता था, फिजियोथेरेपी का अलग एग्जाम होता था, और बीएमएस का अलग एग्जाम होता था। इन सबको कंसाइज करते हुए एक नया एग्जाम, सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है। आप सोचिए, आपको 10 एग्जाम देना है और एक एग्जाम देना है, कौन सा बेटर रहेगा? एक एग्जाम देना। तो सिर्फ आप एक एग्जाम दीजिए और उसके बेसिस पे आप मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। यही एग्जाम का नाम दिया गया था नीट, जो 2016 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसका फुल फॉर्म देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत ही कॉमन फुल फॉर्म इसका होता है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं। इसका हालांकि कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो नीट एग्जाम होता है ये कब होता है। देखिए, जहां तक मैंने अपना अनुभव से देखा है, 2016 से लेके मैं आज तक जो देखा हूं, अगर गवर्नमेंट के पास टाइम है, अपार्ट फ्रॉम कोरोना, अगर कोरोना जैसा प्रॉब्लम कुछ है तो उसके कारण से डेट्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अगर कोरोना जैसा कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इलेक्शन वगैरह इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जनरली मैंने देखा है कि मई के फर्स्ट संडे जो भी आपका होता है, मई का फर्स्ट संडे, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं नीट 2024 की बात करूं, तो नीट 2024 का जो फर्स्ट संडे है वो आपको 5 मई का है। तो आप ये मान सकते हैं कि एग्जाम जो होगा वो 5 मई को होगा। ठीक है, 5 मई 2024। तो आपको डेट्स पता चल गया कि कब ये एग्जाम होता है। ठीक है, अब ये एग्जाम होने के बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। तो अक्सर बच्चे यही जानते हैं कि नीट मतलब एमबीबीएस, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नीट के थ्रू बच्चे सिर्फ एमबीबीएस में ही एडमिशन नहीं लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज में भी एडमिशन लेते हैं। हालांकि बच्चों का पहला रुझान या पहला इंटरेस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं एमबीबीएस में होता है, क्योंकि एमबीबीएस में कैरियर ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मतलब नीट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल रहा है तभी
तभी आप एडमिशन लीजिए, बाकी अपनी अपनी चॉइसेस है, अदरवाइज आप ड्रॉप लीजिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपनी अपनी चॉइसेस है। हालांकि मैं आपको इसके बारे में डिटेल अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैं किसी अदर वीडियोस में इसके बारे में और जानकारी बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज में क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। सबसे पहले कोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं। एमबीबीएस, जैसा कि आप जानते हैं, इस एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, एमबीबीएस की जो डिग्री 4.5 साल की डिग्री होती है, 1 साल इंटर्नशिप, लगभग 5.5 साल आपको समय लगता है। उसके बाद बीडीएस मतलब बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, इसमें भी आप सेम समय लगता है। उसके बाद बीएमएस, बीएमएस भी सेम समय लगता है। उसके बाद बीपीटी, बीएमएस मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल, आयुष काउंसलिंग, आयुष जिसे बोलते हैं, तो बैचलर ऑफ आयुष मेडिकल साइंस है ना, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, ठीक है। बीपीटी फिजियोथेरेपी वाले जो डॉक्टर है, वेटनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, और बीएससी नर्सिंग। तो नीट के थ्रू जितने भी सेंटर, आप बोलेंगे सर हमारे स्टेट में बीएससी नर्सिंग का अलग से एग्जाम होता है, होता होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, जरूर होता है। जितने भी इंस्टीट्यूट है जो स्टेट बीएससी नर्सिंग की कोर्सेज, मतलब स्टेट वाले जो बीएससी नर्सिंग वाले कोर्सेज है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी से, स्टेट के यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, उसके लिए अलग एग्जाम होता है हर स्टेट वाइज। लेकिन जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जिसमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो आपको नीट के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ये आपको इसी साल से स्टार्ट हुआ है, नीट 2023 से, ठीक है। अब आपको ये कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे मिल गए होंगे। आई होप अपन नेक्स्ट सवालों पे जाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं एज लिमिट को बताना चाहता हूं। तो एज लिमिट जो है वो आपका मिनिमम यहाँ पे दिया गया है, मैक्सिमम का कोई बात नहीं। आप मैक्सिमम अगर 60 साल के हैं तो भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ऑलवेज प्रैक्टिस, डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस करते रहता है, ठीक है। तो मिनिमम एज यहाँ पे बताया गया है कि 17 साल, आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। पहले होता था कि जैसे नीट 2023 में एग्जाम हुआ तो आपको 31 दिसंबर तक 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा सा जो अभी कॉमन काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो रहा है, उसमें मैंने देखा था पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें इनका ये कहना है कि 31 जनवरी, मतलब जैसे मान लीजिए कि 2024 का एग्जाम देना है, तो 2024 में 31 जनवरी तक आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। मे भी हो सकता है उसमें गलत लिखा हो, आने वाले समय में जब नीट का फॉर्म आएगा तो क्लियर होगा, पर ये चीज लिखा हुआ था कॉमन काउंसलिंग की जब स्टार्ट हुई थी बातें, जब उसका इन्फॉर्मेशन आए थे तो उस समय लिखा हुआ था। तो आप इस पे परेशान मत होइए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का मैं देख सकता हूँ जो 12th क्लास में है, उनका 31 जनवरी तक 17 साल पूरा नहीं होता है। तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ा के वो आने वाले समय दिसंबर तक वो कर देंगे, ठीक है। इसके बारे में हमको वेट करना होगा जब तक फॉर्म नहीं आ जाता है। फॉर्म आपको फरवरी में आता है। तो ये आपको मिनिमम एज रहा। मैक्सिमम एज क्या होता है, देखो मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो 60 साल में भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं, 70 साल में भी एग्जाम दे सकते हैं। मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये एज लिमिट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। देखिए, इसमें बीएससी वाले बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। मेनली जो बच्चे इसमें एग्जाम देते हैं वो जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं, या तो 12th पास हो या फिर 12th अपियरिंग हो, या तो आप उस साल 12th का एग्जाम दिए हो। जैसे मान लीजिए 2024 में आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप नीट 2024 का एग्जाम दे सकते हैं, या 12th पास हो गए हों तो भी आप नीट 2024 का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो बच्चा नीट 12th का एग्जाम मान लीजिए 2025 में देगा, वो बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्स तो आप फिर भी दे सकते हैं, पर काउंसलिंग वगैरह या फिर किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो 12th पास या 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कौन कौन से सब्जेक्ट जो पढ़े रहते हैं जिन बच्चों को एडमिशन मिलता है, तो देखिए उसमें लिखा हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये आपको चारों सब्जेक्ट मस्ट है। हालांकि नीट का एग्जाम जब आप देंगे ना तो उसमें इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आप नीट का फॉर्म जब आएगा या प्रोस्पेक्टस आएगा तो आप उसमें एलिजिबिलिटी देखिएगा, तो आपको 12th पास होना चाहिए, 12th अपियरिंग होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। 12th में 5 सब्जेक्ट होता है, तो इसमें 4 सब्जेक्ट तो ये होना ही चाहिए। 5वां सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, पर ये 4 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। कब फॉर्म आता है, तो देखिए पहले जो फॉर्म आता था, जब मतलब 2020 के पहले की बात किया जाए, तो कोरोना के पहले, तो उस समय जनरली फॉर्म में देखता था आपको दिसंबर या फिर जनवरी तक आ जाता था। लेकिन अभी जब देखा जाए तो पिछले साल मतलब 2023 में देखा जाए, या 2022 में देखा जाए, या फिर 2021 में देखा जाए, है ना, 2022 में देखा जाए, 2021 तो कोरोना के समय थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस समय मैं देख रहा हूं कि जो भी एक फॉर्म आ रहा है वो फरवरी मंथ में आ रहा है, और जनरली फरवरी मंथ में लास्ट फरवरी तक आ रहा है। तो कब आपको फॉर्म आएगा इसके बारे में मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट बता दिया कि फरवरी लास्ट फरवरी तक। जैसे आप 2024 का एग्जाम देते हैं तो फरवरी 2024 तक आप वेट कर सकते हैं। इस समय तक नीट
2024 का अनाउंसमेंट आ जाएगा, फॉर्म्स आ जाएंगे, प्रोस्पेक्टस आ जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, आप किसी भी इंटरनेट कैफे में जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के समय थोड़े से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप नेट से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, तो क्या क्या पैटर्न होता है तो और कैसा सिलेबस होता है। तो देखिए, अगर पैटर्न की बात करें तो मैं सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि नीट का जो एग्जाम होता है वो प्योर आपको ऑफलाइन होता है, 100% आपको ऑफलाइन एग्जाम होता है। ये आपको सीबीटी एग्जाम्स नहीं होते, जैसे आप आईआईटी वगैरह का एग्जाम देखे होंगे तो सीबीटी एग्जाम होता है, सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पर ये आपको ऑफलाइन होता है, पेन कलम के साथ एग्जाम देना होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जो पिछली बार बच्चों के साथ था वो कुछ भी लेके नहीं जाना है, आपको पेन भी वहीं पर मिलेगा, ठीक है, और कुछ भी आपको लेके नहीं जाना है, आप घड़ी भी पहनकर नहीं जा सकते। बहुत सारे नियम रूल्स वगैरह हैं, जब आपको फॉर्म्स आएगा तो उसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको अच्छी से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सिलेबस का देखा जाए तो देखिए होता क्या कि जनरली 11th एंड 12th से ही सवाल पूछे जाते हैं, और वो सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कुछ बच्चे बायोलॉजी को ही बाइफरकेट करके बॉटनी, जूलॉजी अलग अलग बोलते हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है। इन तीनों सब्जेक्ट में होता क्या है कि टोटल आपको 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन 200 क्वेश्चंस में आपको 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी अब देखा जाए तो लगभग 20 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, तो उससे आपको मार्क्स कम नहीं होगा। 20 क्वेश्चंस के अल्टरनेट क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं। अब अगर फिजिक्स का देखा जाए तो फिजिक्स में टोटल आपको 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 50, जिसमें आपको 45 अटेम्प्ट करना होता है। केमिस्ट्री का देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन 50 होता है, जिसमें 45 अटेम्प्ट करना होता है। और बायोलॉजी का देखा जाए तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 90 अटेम्प्ट करना है, यानी टोटल देखिएगा तो 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और टोटल क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं 200 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, अच्छा, हर एक सही पे जो आप एक सही करेंगे तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा, जो आप एक गलत करेंगे तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। यानी जो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, जनरली होता क्या है कि हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा रहता है, और आपको उसके बाद 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, A B C D। अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन सही है तो आपको ये पेन से बबल्स करना रहता है, पेन आपको खुद लेके नहीं जाना है, वहां पर दिया रहता है, लास्ट ईयर तो दिया हुआ था, नेक्स्ट ईयर भी देंगे, मे बी नहीं देंगे, वो आपको सारी डिटेल फॉर्म के साथ आ जाएगा। इस टाइप से आपको बबल्स फिल करना रहता है। जो आपने बबल्स फिल किया ए का, अगर वो सही है तो आपको +4 मिलेगा, और अगर वो गलत है तो -1 मिलेगा, और आपने बबल्स ही नहीं फिल किया तो आपको 0 मिलेगा। इस पैटर्न के हिसाब से आपको टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस हिसाब से आपको उसको करेक्ट किया जाता है। जब आप एग्जाम्स दे देते हैं तो आप सबसे पहले आपको आंसर की निकलता है, आंसर की निकलने के बाद आपको ओएमआर शीट का जेरोक्स निकलता है, आप उसको जाके अपनी आईडी से देख सकते हैं। अगर सब कुछ ओके है तो आप ओके क्लिक करेंगे, गलत है तो आप उसमें टाइम दिया जाता है। ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप धीरे धीरे करके इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि कब से एग्जाम की तैयारी शुरू करें। मेरे पास जो सबसे ज्यादा अच्छा लैंग्वेज, एक लैंग्वेज चीज छूट गया, सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज में स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए कितनी भाषा में ये एग्जाम होता है, टोटल 13 लैंग्वेज, लास्ट जो एग्जाम हुआ था वो 13 भाषा में हुआ था। ठीक है, और मे भी हो सकता है नीट 2024 में एक आध 2 लैंग्वेज जुड़ जाए, क्योंकि जुड़ने वाले हैं, पर 13 लैंग्वेजेस में होते हैं। कौन कौन से लैंग्वेजेस में होता है, आप चाहे तो प्रोस्पेक्टस जो है नीट 2023 का वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं एक रफ आपको आइडिया बताता हूँ। अगर मान लीजिए सपोज करिए आपने इंग्लिश एज अ मीडियम सब्जेक्ट किया, मतलब इंग्लिश, तो आपको सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया तो आपको क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ रहेगा, मतलब ऊपर में इंग्लिश लिखा रहेगा, उसके जस्ट नीचे उसका हिंदी लिखा रहता है। जैसे आपने सपोज करिए कि तमिल में ऑप्शन फिल किया तो तमिल में रहेगा प्लस इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज अगर आप चूज करते हैं नीट का एग्जामिनेशन देने के लिए, तो वो लैंग्वेज के साथ आपको इंग्लिश बाय डिफॉल्ट दिया रहता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हिंदी में फॉर्म भरते हैं कि हिंदी भी मिल जाएगा और इंग्लिश भी मिल जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि आपने बंगाली में चूज किया, तो बंगाली के अलावा आपको इंग्लिश भी एज अ लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लैंग्वेज के बारे में समझ गए। आप चाहें तो कोई भी लैंग्वेज में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम 13 भाषाओं में लिया जाता है, और 11th 12th किसके ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछे जाते हैं। तो मैं आप, और एक बात और है कि उसमें जो भी भाषा लिखा रहता है उसके ऊपर आपको इंग्लिश भी लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी में प्रॉब्लम कुछ हो रही है, वर्ड समझ नहीं पा रहे, तो आप इंग्लिश भी उसका देख सकते हैं। प्योर ऑफलाइन मोड है, सामने आपको क्वेश्चन ओपन है, आप दोनों भाषा में चेक कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कब से एग्जाम की तैयारी शुरू करें। मेरे पास सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा 8th क्लास में है, क्या अगले साल 9th से मैं उसका
तैयारी शुरू करवा दूं नीट का, ठीक है। मेरा बच्चा अभी इस बार 11th क्लास में गया हुआ है, क्या मैं अभी से नीट की तैयारी शुरू करा दूं? सर मेरे से लेट हो गया, मैं 11th 12th में नीट की तैयारी नहीं कर पाया, मैं अभी ड्रॉप ले रहा हूं, तो क्या मैं नीट की तैयारी अब से शुरू कर सकता हूं? तो देखिए, मैं आपको तीनों जगह पे जवाब यही दूंगा, यस। आप अगर 9th में हैं तो भी आप चाहे तो नीट की तैयारी 9th क्लास से ही शुरू कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे इसको मैं किसी और वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर आप 9th क्लास से भी नीट की तैयारी शुरू कर सकते हैं बिना 9th 10th 11th 12th की क्लासेस को डिस्टर्ब किए। आपको एवरीडे स्कूल जाना है, एवरीडे क्लासेस अटेंड करनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इवनिंग टाइम में आप थोड़ा सा समय निकालेंगे जिसमें आपको नीट पैटर्न टाइप का पढ़ाया जाएगा। और मैं हमेशा से इस चीज को मानता हूं कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप पहले से तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपको सफलता, और बड़ी सफलता और जल्दी सफलता की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आप 9th से भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 11th से तैयारी शुरू करना तो 11th से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने ड्रॉप लिया है तो ड्रॉप लेने के बाद भी मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो 1 साल में तैयारी करके 700 प्लस मार्क्स भी लाए हैं, और 12th के बाद उन्होंने तैयारी करना शुरू किया। तो मैं आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कब शुरू कर रहे हैं ये मैटर अब नहीं करेगा अगर आपने सीरियसली एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू किया है। लेकिन मैं आपको फिर वही सजेस्ट करूंगा कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप 9th क्लास में हैं और आपने टारगेट बना लिया है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो मैं आपको यही बात बोलूंगा कि 9th क्लास से तैयारी शुरू कर लीजिए। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर तैयारी कैसे करें, 9th क्लास में तो मैं चला गया, पर कैसे तैयारी करें, कैसे गाइडलाइन लें, कैसे करें? तो इसके लिए आप मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते रहें। इसके अलावा आप चाहे तो हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमारे नीचे में हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है। और मैं इसके बारे में, अगर आपने ज्यादा क्वेरीज किया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपने कमेंट्स किया तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक वीडियो बना के रिप्लाई किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सही समय पे आपको मिल सके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है नॉलेज। अगर किसी चीज का आपको सही समय पे नॉलेज मिल गया तो आप यकीन करें कि उसमें सफलता की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चे ड्रॉप लेके भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इजी वे में तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सिलेबस अगर देखा जाए ऑथेंटिक तरीके से तो सिलेबस तो आपको 1 ही साल का है, पर कितना सीरियसली आप इस चीज को देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज और इसकी काउंसलिंग डिटेल्स। देखिए, मैं आपको नीट 2023 का बता देता हूँ सेफ स्कोर क्या रहा, और इसी हिसाब से आप आने वाले समय में भी देख सकते हैं। देखिए, जो काउंसलिंग होता है ना, ये काउंसलिंग में बहुत सारे मैटर। काउंसलिंग का मतलब होता है सीट एलोकेशन। काउंसलिंग का सिंपल सा मीनिंग निकालिएगा तो सीटों का बंटवारा, मतलब सीट अलॉट करना, उसी प्रोसेस को हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। तो जो एमबीबीएस की सीट्स होती है, जो मैंने देखा है, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो मेनली वो एमबीबीएस कोर्सेज के लिए ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो बच्चे एमबीबीएस कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन बच्चों के लिए काउंसलिंग कैसी होती है, कितने सेफ स्कोर रहेंगे, ये सब बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। काउंसलिंग जो एक्ट करता है ना, वो 2-3 चीजों पे, मेनली 2 चीजों पे बेस्ड होता है। आपका स्टेट ऑफ रेसिडेंस, मतलब एलिजिबिलिटी ऑफ रेसिडेंस या रेसिडेंस, मतलब किस स्टेट में आप हैं, इस पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज करिए कि अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ का, तो ये ऐसा स्टेट है यहाँ पे आपको कट ऑफ बहुत डाउन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूआर कैटेगरी का, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का भी कट ऑफ आपको 533 से ऊपर नहीं जाता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे राजस्थान का, या फिर आप सपोज करें बात कर रहे हैं हरियाणा का, तो वहां पे कट ऑफ आपको 620 से भी प्लस जाता है यूआर कैटेगरी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस स्टेट में आपका डोमिसाइल है, या किस स्टेट का आपके पास नागरिकता है, या किस स्टेट का आपके पास परमानेंट निवास प्रमाण पत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला हो गया स्टेट ऑफ रेसिडेंस, किस स्टेट में आप हैं, और दूसरा हो गया कैटेगरी, कि किस कैटेगरी में आप हैं। जैसे सपोज करिए कि आप यूआर है, यूआर बोले तो अनरिजर्व, जो किसी कैटेगरी में नहीं है। दूसरा कैटेगरी होता है ईडब्ल्यूएस, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, इसके भी फॉर्म्स वगैरह सर्टिफिकेट्स बनते हैं। तीसरा होता है आपको ओबीसी, आप अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी में है। नेक्स्ट होता है आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में है या शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी में, आप किस कैटेगरी में है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली अगर मान लीजिए जाए कि मैं एक रेंज आपको बता देता हूँ कि जैसे आप यूआर से हैं और किसी भी स्टेट में है, तो जनरली अगर आपका 620 से 533 के बीच में ही कट ऑफ जाता है।
533 मैंने छत्तीसगढ़ का लिया और 620 मैंने राजस्थान का लिया, जो हाईएस्ट मैक्सिमम कट ऑफ गया था इस बार। अगर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए या फिर एकदम आप मैक्सिमम साइड ले लीजिएगा, अगर आपका 620 प्लस आया है तो आप किसी भी स्टेट में रहेंगे आपको आराम से एमबीबीएस की एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट आराम से मिल जाएगी। अगर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जो कट ऑफ जाता है वो जनरली 600 से 470 तक जाता है। ओबीसी की बात किया जाए तो ये आपको 600 से 520 तक जाता है। अगर आप एससी की बात करेंगे तो ये आपको लगभग 500 550 से 540 तक जाता है, इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते। अगर आप एसटी की बात करेंगे तो ये 550 से ये 440 करिएगा, 440 और 550 से 350 तक जाता है। यानी अगर आपका 550 प्लस मार्क्स है, एसटी कैटेगरी में है, आप किसी भी स्टेट में है, आपका 100% एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कंफर्म सीट रखा हुआ। तो ये आपको कुछ सवाल हो गए, ठीक है। अगला सवाल पे आ जाते हैं। तो अगला सवाल खत्म। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एमबीबीएस कॉलेज कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, एमबीबीएस कॉलेज जनरली जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा होता है आपको प्राइवेट कॉलेज। सेकेंड जो होता है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेजेस में भी फीस आपको अलग अलग रहते हैं, हर स्टेट में अलग अलग रूल्स होते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चे आ सकते हैं, उस स्टेट के भी बच्चे आ सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसके रूल्स होते हैं, आपको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। और इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट में भी आपको दो तरह के इंस्टीट्यूट अपन बोल रहे हैं। पहला जो हो गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। और दूसरा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको आगे एम्स वगैरह आ गया, ठीक है। एम्स होता है, जिपमर होता है, एएमयू होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू होता है। एम्स भी आपको बहुत सारे एम्स हैं आपको, ठीक है। तो इन सब का एम्स का अगर आप फीस देखिएगा ना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 रुपीज पर ईयर रहता है। या किसी किसी एम्स का तो 5000 रुपये 5 साल का फीस मिलाकर है। तो फीस कोई बहुत ज्यादा आपको एम्स वगैरह या सेंट्रल इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का फीस देखिएगा तो ये साल का अप्रोक्स आप मान के चलिए कि 50,000 के आसपास साल का रहता है। उससे ज्यादा एक दो स्टेट्स हैं जहां पे 60 और 70 हजार रुपया पर एनम भी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रहता है। साल भर की बात बता रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज का अगर बात कीजिएगा ना तो प्राइवेट कॉलेज में गिरी से गिरी हालत में भी अगर आप फीस देखेंगे ना तो कम से कम 10 लाख रुपए पर एनम होता है। और ये मैं आपको सस्ते वाले कॉलेज की बात बता रहा हूँ। और ये जो बढ़ के कहाँ तक जा सकता है, तो ये बढ़ के आप 20 लाख रुपए, है ना, पर एनम तक आपका फीस जा सकता है। और अगर आप एनआरआई कैटेगरी वगैरह में हैं तो ये बढ़ के आपको 30 लाख रुपए पर एनम तक भी जा सकता है एनआरआई वाले कैटेगरी में। तो मैं देखूंगा कि सबसे सस्ता जो है, बहुत कम कॉलेजेस हैं जो सबसे सस्ते, जैसे आपको एमपी के कॉलेजेस थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन वो आपको क्लोज स्टेट है तो बाहर के बच्चे जा नहीं सकते, सिर्फ एमपी वाले बच्चे, लेकिन बहुत हाई मार्क्स में वो फिल हो जाता है। कर्नाटका में भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको अच्छे स्कोर्स आए तो प्राइवेट में आपको कम फीस पड़ता है। एमपी हो गया, कर्नाटका हो गया। कर्नाटका ओपन स्टेट है, कर्नाटका में बाहर के ही बच्चे जा सकते हैं। एमपी क्लोज स्टेट है। महाराष्ट्र भी आपको क्लोज स्टेट है। केरला आपको ओपन स्टेट है। केरला में भी आपको 10 से 11 लाख के आसपास ही फीस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, और लेकिन उसके मार्क्स कट ऑफ ज्यादा जाता है, 500 प्लस ही जाता है। और 20 लाख में आपको बहुत सारे आपको ऐसे इंस्टीट्यूट भी आते हैं जैसे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज, लेकिन इनके फीस जो है 18 से 20 के आसपास है पर एनम। ये आपको लगभग किसी का 4.5 साल का फीस लगता है, किसी का 5 साल, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आपको बहुत डिटेल जानकारी नीट के बारे में पता चला होगा, है ना, जानकारी मिली होगी। आपको अगर किसी क्वेश्चन में और भी डाउट है या किसी सवाल का आप जवाब लेना चाहते हैं नीट 2024 से रिगार्डिंग या नीट से रिगार्डिंग या मेडिकल से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट्स का रिप्लाई वहीं पर किया जाए। अगर किसी कारणवश मैं वहां पर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।